तो स्वागत आप सबका एक बार फिर इस सीरीज में, जिसमें हम बात करने वाले हैं वैदिक काल के बारे में। जी हाँ, वैदिक काल सभी परीक्षाओं में पूछे जाने वाला एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और वैदिक काल आईएएस प्री एंड मेंस, यूपीएससी, आरपीएससी एंड जितनी भी पीसीएस लेवल के एग्जाम्स है और जितनी भी मेजर्स एग्जाम्स है, उन सब में यह टॉपिक ज़्यादातर कवर किया जाता है। वैदिक काल भारतीय सभ्यता का वैचारिक, धार्मिक और सामाजिक निर्माण काल भी कहा जाता है। भारतीय इतिहास में वैदिक काल वह आधारभूत युग है जिसने न केवल उपमहाद्वीप की सांस्कृतिक पहचान को गढ़ा, बल्कि राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक संरचना का भी पहला स्थायी ढांचा प्रदान किया। वेद शब्द ज्ञान का द्योतक है और इसी ज्ञान संस्कृति के इर्द गिर्द वैदिक युग का संपूर्ण इतिहास विकसित होता है। वैदिक काल बोर्डली दो चरणों में समझाया जा सकता है। पहला है ऋग्वैदिक काल, जो कि 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक माना जाता है, और दूसरा है उत्तर वैदिक काल, जो कि 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। पर यूपीएससी की दृष्टि से इसे केवल कालक्रम में ही नहीं, बल्कि एक बदलते हुए समाज, विकसित होती अर्थव्यवस्था और विस्तारित राजनीतिक शक्ति और गहराते धर्म दर्शन के रूप में देखना आवश्यक है। ऋग्वैदिक समाज मूलतः एक गतिशील, खुले, अपेक्षाकृत समानतावादी समाज का द्योतक है। आर्यों का प्रारंभिक निवास सप्त सिंधु क्षेत्र में माना जाता है, जहां नदियों, विशेषकर सिंधु, सरस्वती और उनकी सहायक नदियों के किनारे छोटे छोटे गोत्रीय संगठन बसे हुए थे। इस समय शासन व्यवस्था जनों, यानी कि जनों को बोल सकते हैं हम, कुल, गोत्र या जनपद पर आधारित थी। राजा होता अवश्य था, पर उसका स्वरूप देवी राजा जैसा नहीं होता था, बल्कि जनसभा के द्वारा नियंत्रित एक संरक्षक जैसा होता था। वेदों की अगर बात की जाए तो वेदों में वर्णित सभाएं सभा और समिति है, गणतंत्रीय मूल्यों की ओर संकेत करती है, मानो लोकतंत्र की छोटी सी छांव उस वक्त ही डाल दी गई हो। समाज में स्त्रियों की स्थिति भी अपेक्षाकृत उच्च थी। वे शिक्षा प्राप्त करती थी, रीताएं रचती थी, विवाह में स्वतंत्र इच्छा महत्वपूर्ण थी और दाम्पत्य संबंधों में सहयोग व समानता दिखाई देती थी। ऋग्वैदिक युग का यह खुलापन बाद में उत्तर वैदिक युग में धीरे धीरे सीमित होता गया, जहां वर्ण व्यवस्था कठोर होकर सामाजिक गतिशीलता को कम करने लगी। जैसे जैसे आर्य पूर्व की ओर बढ़े और गंगा यमुना के उपजाऊ मैदानों पर बसना शुरू हुआ, समाज और राजनीति दोनों में बदलाव आने लगे। कृषि का विस्तार हुआ, लोहे, जिसे कृष्णायस कहा गया, की खोज और उपयोग से बड़े क्षेत्र साफ किए गए और स्थायी गांव तथा जनपद विकसित होने लगे। आर्थिक आधार के बदलने से राजनीतिक ढांचा भी अधिक शक्तिशाली होने लगा और अब राजा केवल रक्षक नहीं, बल्कि कर संग्रहकर्ता एवं सैन्य प्रमुख के रूप में उभरा। राजसूय और अश्वमेध जैसे महायज्ञ इसकी बढ़ती सत्ता का प्रतीक है। और इसी काल में वर्ण व्यवस्था अधिक संगठित और कठोर रूप से सामने आई। ब्राह्मण और क्षत्रिय सत्ता संरचना के दो प्रमुख स्तंभ बन गए, जबकि वैश्य आर्थिक गतिविधियों के मूल स्रोत और क्षुद्र श्रम आधार के रूप में स्थापित हो गए। स्त्रियों की स्थिति भी सीमित होती गई। विदुषी एवं ऋचाओं की रचयिता स्त्रियां धीरे धीरे इतिहास के पन्नों से ओझल होने लगी। ये परिवर्तन केवल धार्मिक अधिकारों में ही नहीं, बल्कि सामाजिक प्रतिष्ठा और शिक्षा अधिकार में भी स्पष्ट दिखने लगा। धर्म और दर्शन की दृष्टि से वैदिक काल अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रारंभिक वेदों में प्रकृति पूजा मुख्य थी, जैसे अग्नि, वायु, वरुण, इंद्र जैसे देव प्राकृतिक शक्तियों के प्रतीक माने जाते थे। मनुष्य और प्रकृति के बीच एक सीधा सहज संबंध दिखाई देता है, परंतु उत्तर वैदिक काल आते आते ये पूजा आंतरिक अनुभव और दार्शनिक चिंतन की ओर बढ़ने लगी, जिसका परिपाक उपनिषदों में दिखाई देता है। एकम सौदीप्रा, बहुधा वदंती जैसी ऋचाएं भारतीय बहुलतावाद और सहिष्णुता की जड़ें गहरी करती हुई प्रतीत होती है। आज भारत की धर्मनिरपेक्ष और बहुवर्णीय सांस्कृतिक संरचना में इस वैदिक जड़ का अत्यंत गहरा योगदान दिखता है। अगर बात करें इस युग की अर्थव्यवस्था की, तो आरंभिक चरण पशुपालन पर आधारित था, जहां गोधन सामाजिक प्रतिष्ठा का प्रतीक माना जाता था। पर उत्तर वैदिक काल तक आते आते कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था स्थापित हो चुकी थी। लोहे के जो उपकरण थे, उनके कारण उत्पादन बढ़ा, कृषि अधिशेष आया और इसी अधिशेष से व्यापार, कर प्रणाली और राजा शक्ति को सुदृढ़ बनाया गया।
ये वही काल है जब पहली बार राज्य राज्य नहीं बल्कि महाजनपद बनने लगे और इन्हीं महाजनपदों को आगे चल करके मगध, कौशल और अवंती जैसे बड़े बड़े साम्राज्यों की नींव के रूप में जाने जाने लगा। आज की समकालीन स्थिति से यदि इसे जोड़ करके देखें तो वैदिक काल का अध्ययन केवल इतिहास या यूपीएससी के लिए ही नहीं बल्कि भारत की वर्तमान सामाजिक राजनीतिक संरचना को समझने के लिए भी आवश्यक है। हाल ही के वर्षों में सरस्वती नदी, डीएनए स्टडीज, माइग्रेशन थ्योरी और पुरातात्विक उत्खनन जैसे विषयों पर नई बहसें बार बार वैदिक युग को वर्तमान विमर्शों में ले आती है। शिक्षा नीति में भारतीय ज्ञान परंपरा पर बढ़ता जोर, जल संस्कृति और नदी सभ्यता का पुनर्मूल्यांकन तथा सांस्कृतिक विरासत पर चर्चा, ये सभी आधुनिक मुद्दे वैदिक काल की ओर ध्यान खींचते हैं। और इसी दृष्टि से यूपीएससी में वैदिक काल को केवल प्राचीन इतिहास नहीं बल्कि सतत चल रहे सांस्कृतिक विकास के रूप में पढ़ना अत्यधिक उपयोगी हो जाता है। अंततः कहा जा सकता है कि वैदिक काल भारतीय सभ्यता की आत्मा है, एक ऐसा समय जब भाषा से लेकर समाज तक, अर्थव्यवस्था से लेकर धर्म तक और शक्ति से लेकर के संस्कृति तक हर स्तर पर हमारी पहचान की मिट्टी तैयार हो रही है। इस युग के बिना भारत को समझना वैसा ही है जैसे पेड़ को बिना जड़ों के समझने की कोशिश करना। यूपीएससी की दृष्टि से भी यही कारण है कि वैदिक काल हर वर्ष प्रीलिम्स में तथ्यात्मक रूप में और मेंस में विश्लेषणात्मक रूप में पूछा जाता है, क्योंकि ये भारत की सांस्कृतिक निरंतरता, राजनीतिक विकास और दार्शनिक गहराई तीनों का मूल आधार है। मिलते हैं जल्दी एक ऐसी दिलचस्प वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।